नमस्कार, घटना चक्र में आपका स्वागत है। मैं हूं विपुल सिंह। रोज बरोज की तरह कुछ खास मुद्दों के साथ और कुछ खास मेहमानों के साथ देखते हैं सबसे पहले क्या कुछ खास है एजेंडे में। डॉक्टर लोहिया की विरासत पर बिहार में सियासी जंग। मांझी के माल्यार्पण के बाद आरजेडी कार्यकर्ताओं ने मूर्ति को धोया। और 35 साल में भारतीय जनता पार्टी बनी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी। लेकिन बड़ा सवाल, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में कितनी हुई सफल। चले तो दो खास मुद्दों पे आज हम चर्चा करने जा रहे हैं और पहला मुद्दा जुड़ा है जीतन राम मांझी के साथ। जी हां, आज लोहिया की मूर्ति पर उन्होंने माल्यार्पण किया और उसके बाद आरजेडी के कुछ कार्यकर्ताओं ने उस तस्वीर से न सिर्फ माला हटाई बल्कि बाकायदा उस मूर्ति को धोया गया। लोहिया की मूर्ति पर इस तरह जब धोया गया उसके बाद से जीतन राम मांझी की तरफ से बयान भी आया। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने ऐसा काम किया है वो समाजवादी तो कतई नहीं हो सकते। इसी पर बातचीत करते हैं। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ मौजूद हैं दिलीप के सिंह, वरिष्ठ पत्रकार और साथ ही साथ ग्रुप एडिटर जैंट टीवी के। साथ ही साथ हमारे साथ मौजूद हैं रामाधार शर्मा जी, नेता कांग्रेस पार्टी के। हमारे साथ मौजूद हैं पुष्पेंद्र कुलशेष जी, वरिष्ठ पत्रकार। पहला सवाल दिलीप जी आपसे, कैसे देख रहे हैं आप इस बात को? क्या इसमें कुछ सियासी मायने निकाल रहे हैं? क्योंकि आज ही इस बारे में बातचीत सामने आई है कि 29 तारीख को शायद औपचारिक ऐलान हो जाएगा जनता परिवार के विलय को लेकर के। कैसे देख रहे हैं आप इसे? देखिए, बिहार में चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के नेशनल एग्जीक्यूटिव से लेके दिल्ली में अरुण जेटली के बैठक से लेके और बिहार में जो कुछ हो रहा है, जीतन राम मांझी घूम रहे हैं, जा रहे हैं। उनको पता है कि वो आज महादलितों के लिए या उनको लामबंद करने में दलितों को जुटे हुए हैं। और जो लोग इनसे खास करके जीतन राम मांझी के जो तमाम प्रयास हैं, उन प्रयासों का असर कई ऐसे सियासी दल है, नेता है जिनके भविष्य पे पड़ सकता है। तो ये पूरा जो आपने देखा, जो तस्वीर देख रहे हैं, इस तस्वीर के ये तो सिर्फ वो है जो कैमरे ने कैद किया है जी। जो बाकी चीजें हैं वो असल में बिहार आज भी जात और जातीय समीकरण के बाहर की सियासत को स्वीकार ही नहीं कर सकता है। और ये उसी का एक नजारा है। आप ये जो लोग जो जिन्होंने माला अर्पण किया, उनकी कोई लोहिया विचार से कभी वो प्रभावित रहे हो मांझी साहब, वो मैं नहीं जानता हूं कितना प्रभावित थे। लेकिन उन्हें पता है कि लोहिया या लोहिया की जो फिलॉसफी है, जो उनकी राजनीतिक फिलॉसफी है, पॉलिटिकल जो उनकी फिलॉसफी था, जो डिस्कोर्सेस थे उनके, उससे कितने लोग आज भी उस सियासी अपनी दुकान चलाते हैं। तो वो भी उसी सियासी दुकान को आगे बढ़ाते हुए उसी शैली में वो सहरसा जा रहे थे। सुपौल में रुक के लोहिया चौक पे उन्होंने माल्यार्पण किया। उसके बाद लोहिया विचार मंच, कथित रूप से जो विचार लोहिया के कभी वो उनको पता भी नहीं होगा जो विचार मंच के हैं, और कितना विचार, अगर विचार लोहिया के मंच का होता, जिन्होंने इन मंच को बनाया है, जिसमें बैठ के अपनी सियासत करते हैं, उनको लोहिया का अगर विचार वो समझते तो कभी ये काम नहीं करते। तो इसलिए लोहिया के विचार से प्रभावित नहीं है वो। लोहिया के विचार पे जो कुछ सियासी दुकान चला सकते हैं वो चला रहे हैं, और साथ ही साथ जो आरजेडी के कार्यकर्ता उसमें शामिल थे। और आरजेडी के कार्यकर्ता के अलावा जो वहां के और भी जो सियासी कुछ व्यक्ति हैं, उनको लगा कि ये समय है जबकि आप कुछ अपनी, चुनाव आने वाला है, अपनी अपनी सियासत को चमका सकते हैं, अपनी अपनी बातों को कह सकते हैं। तो उन्होंने ये काम किया। कुल मिलाकर के मुझे इसमें बिहार के चुनावी सियासत से जोड़ के इसके देखे तभी इसको कुछ समझ में आएगा। और वहां जो कुछ इस वक्त हो रहा है बिहार में, चाहे आपने कहा जनता परिवार का, जिस परिवार में ऑलरेडी एक गठबंधन है, वो सत्ता के लिए गठबंधन हुआ, दोनों एक दूसरे के विरोधी थे, नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव, किस तरह से सत्ता के लिए सामने आए ये सबको दिख रहा है। दूसरा पक्ष है, उसके साथ कांग्रेस के पास कोई विकल्प नहीं है, वहां पे वो इनके पीछे खड़े हैं। और इसके अलावा जो ये तमाम छोटी छोटी दुकानें बनाने का प्रयास हो रहा है, चाहे भारतीय जनता पार्टी के उनके भी सहयोगी है एनडीए में, और उनका भी आप देखिए जो गठबंधन भी हुआ है रामविलास पासवान से, उपेंद्र कुशवाहा से, और ये जो आप कुशवाहा, पासवान, यादव, बनिया, ये जो तमाम चीजें हैं, ये बिहार के सियासी, चूंकि वहां पे अब तक जो गणित है वो उसी सामाजिक समीकरणों को जोड़ के सियासी गणित बनता है, जिसका बिगड़ जाता है उसका सत्ता से बेदखल वो हो जाते हैं। तो ये पूरी की पूरी कवायद जो है वहां पे, ये सिर्फ बिहार के चुनाव से जोड़ के ही देखा जा सकता है। और इसके अलावा जिनकी सियासी जमीन खिसक रही है, वो नए तरीके से लामबंद हो रहे हैं, वो नए तरह से परिवार को इकट्ठा कर रहे हैं। इस परिवार में
जो कंट्राडिक्शन है वो आप देखिए, लोहिया विचार मंच और आरजेडी के कार्यकर्ता मांझी के द्वारा माला चढ़ाए हुए को उतार के मूर्ति धोते हैं। तो किस तरह की समाजवाद की सोच है, किस तरह के सोशलिस्ट हैं, किस तरह के सेकुलरिस्ट हैं, किस तरह के लोग हैं, क्या इनकी मंशा है, क्या इनकी सियासी सोच है, इसको समझने में बिहार के जितने भी लोग हैं वो जानते हैं इसका मतलब क्या है। और अब मुझे लगता है कि जो देश में भी जो सियासत चल रहा है उसमें देश में बिहार से बहुत कुछ अलग नहीं है। पुष्पेंद्र जी, आपसे जानना चाहेंगे, अगर इसे सिर्फ चुनावी लिहाज से अगर हम देखें तो क्या लगता है, मांझी ने बाजी मार ली है क्या? जिस तरीके से क्या आपको लगता है कि जिस जातीय समीकरण को लेकर के वो आगे बढ़ रहे हैं, जीतन राम मांझी की बात करें, और जिस तरीके से आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने उसे धोया, आपको लगता है सेंटिमेंटल भावात्मक रूप से वो अपने लोगों को कन्विंस करने में ये कामयाब होंगे क्या कि एक दलित का अपमान किया गया, ये मैसेज जाएगा क्या? नहीं, जो मैं समझता हूं कि दिलीप ने कहा बिहार की राजनीति के बारे में, बिहार की राजनीति में जातिगत जो लीडरशिप है, हर पार्टी की एक लीडरशिप है, हर कास्ट की अपनी एक लीडरशिप है और उसके ऊपर सारा खेल है। जीतन राम मांझी जिस वक्त मुख्यमंत्री बने थे और जिस तरह मुख्यमंत्री बनने के बाद फिर जब उनको उतारने की प्रक्रिया हुई, ये उसी वक्त तय हो गया था कि वो एक बड़ा संदेश देना चाहते हैं और महादलितों का कोई लीडर भी नहीं था वहां। अगर दलितों के नाम पे अगर आप देखें तो रमई राम का नाम आता था और या पासवान साहब, पासवानों की वो करते थे, तो वो वहां से उनको एक पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी मिली और उस तरीके से उन्होंने उनके गद्दी के हटाने को कहा कि महादलित का अपमान है, बेइज्जती है, और उस मूवमेंट को खड़ा करने की कोशिश की और ये उनका राजनीतिक मूव है। दिलीप ये सही कह रहे हैं कि लोहिया की मूर्ति को पे फूल चढ़ाना, अंबेडकर की मूर्ति पे फूल चढ़ाना, सरदार पटेल की मूर्ति पे फूल चढ़ाना, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की फूल, ये तमाम सिंबॉलिक चीजें होती हैं, मैसेज दिया जाता है। लेकिन आप ये देखें कि आप सिर्फ इसको यही तक ना देखें कि बिहार में जो उन्होंने जो सारी प्रक्रिया, आप ये देखें कि बिहार की विधानसभा का जो 6 महीने बाद चुनाव है उसका स्टेज धीरे धीरे सेट हो रहा है। चाहे बंगलौर की मीटिंग के अंदर 2 बातें कही गई, एक कहा गया कि 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती को सबसे ज्यादा धूमधाम से मनाया जाएगा। अंबेडकर जयंती इस देश में हर बार मनाई जाती है लेकिन एम्फेसिस है बीजेपी की तरफ से। और फिर यह कहा गया उसी में कि जो 23 लाख देश में जो सर पे मैला ढोने वाले लोग हैं उनको मुक्त किया जाएगा। फिर आप दिल्ली में देखिए, अरुण जेटली जो है मीटिंग करते हैं अपने नॉर्थ ब्लॉक के अंदर बुला के बिहार के लोगों को। तो मुझे लगता है कि उसी संदर्भ में जो जनता परिवार की बात आप कह रहे हैं, जिसमें आज देवी गौड़ा जिनका जनता दल एस है, अब आप ये देखिए कि समाजवादी पार्टी और एसजेपी, समाजवादी जनता पार्टी जो कमल मुरारका की है उसमें भी जनता का नाम है, जेडीयू में भी जनता का शब्द है, आरजेडी में भी जनता का शब्द है, जेडीएस में भी जनता का शब्द है, लेकिन इन सब के पास इन्होंने अपनी पार्टियों के नाम में जनता वर्ड तो रखा हुआ है, लेकिन लोकसभा में 545 में से सिर्फ इनके पास 15 सीटें हैं। मुझे लगता है सबकी जनता गायब है, लिहाजा ये एक मंच पे इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि तुम्हारी जनता हमारे पास, हमारी जनता तुम्हारे पास, मिलके कुछ ऐसी गिनती हो जाए ताकि हम सबकी जो सियासी बेरोजगारी है, जो हम हाशिए पे आ गए हैं, किसी तरीके से इस विधानसभा के चुनाव से एंटी मोदी ऐसा मूव खड़ा करें कि हम भी इस राजनीतिक माहौल में उभर के बाहर आ जाएं। इससे ज्यादा मुझे लगता नहीं। चलिए इसी बात पे एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कमर्शियल ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। हमारे साथ फिर रामाधार शर्मा जी भी हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कांग्रेस पार्टी इसको कैसे देख रही है। छोटे से ब्रेक के बाद लौट रहे हैं। घटना चक्र में ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए, हम बात कर रहे हैं बिहार की राजनीति में के ऊपर और जिस तरीके से आज जो घटनाक्रम घटा, जिसमें कि जीतन राम मांझी ने लोहिया की मूर्ति पर माल्यार्पण किया गया और उसके बाद जिस तरीके से आरजेडी के कुछ कार्यकर्ताओं ने उसके बाद उस मूर्ति को धोया, क्या कुछ इसके सियासी मायने हैं? रामाधार शर्मा जी से पूछते हैं, कांग्रेस कैसे देख रही है रामाधार जी इसको? देखिए, इस देश में आज़ादी के बाद जो चुनाव हुए वो शुरू के कुछ चुनाव मुद्दों पे हुए। उसी दरमियान आदरणीय स्वर्गीय लोहिया जी का पदार्पण हुआ, राजनीति में एक धूमकेतु की तरह ये उभरे
और जातिवादी राजनीति का नारा हिंदुस्तान में अगर किसी ने पहली मर्तबा दिया तो वो लोहिया ने दिया। अजगर, उन्होंने बताया कि अजगरों को समेट लो, मतलब अहिर, जाट, गुजर और राजपूत को एक जगह कर लो तो हिंदुस्तान में सत्ता पे तुम्हारा कब्जा होगा। और उनके चेले आज अगर जातिवादी व्यवस्था को लेके या एक दलित ने लोहिया की मूर्ति पर माल्यार्पण कर दिया तो उनकी मूर्ति को धोया, ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। बबूल का पेड़ बोए थे लोहिया, उसमें से आम निकलने की संभावना नहीं थी। मुझे अब देखिए लगता है जीतन राम मांझी जी के रामाधार जी, विरोध की बात डॉक्टर लोहिया के साथ बिल्कुल डॉक्टर लोहिया के विचार नहीं है। डॉक्टर लोहिया और जो आप अजगर या जो लोहिया का जो विचार था वो पूरे देश को पता है, और आप उसको कम से कम लोहिया के अजगर का नारा माननीय लोहिया जी नहीं दिया था। अजगर स्टैंड फॉर उन्होंने अहिर, जाट, गुजर और राजपूत, समाज को समतावादी और समानता समाज में लाने की उन्होंने बात कही थी। उन्होंने समाज को एक सामाजिक रूप से जो ऑलरेडी बटी हुई समाज को, जहां ज्यादा बहुसंख्यक समाज जो पिछड़े थे, वंचित थे, दलित थे, उनको उन्होंने इकट्ठा करके लेकिन ये अजगर शब्द दिलीप आया कहां से? दिलीप जी, ये अजगर शब्द जो इस तरह के, ये बहुत ही मुझे लगता है कि डॉक्टर लोहिया के बारे में अगर आप उनको ये कहेंगे कि वो कुछ जातियों के समूह के को बांधकर सत्ता चलाना चाहते थे तो मुझे लगता है ये न्यायोचित नहीं है। तो अजगर का नारा तो दिया हुआ माननीय लोहिया जी का ही था। ये कई सारे हिंदुस्तान के राजनीति में अजगर शब्द का प्रयोग उन्होंने ही किया था। डॉक्टर जो भी हो, वो व्यक्ति थे जो नेहरू और तमाम ऐसे लोग उस सियासत के जमाने के लोग थे जिन्होंने राष्ट्र निर्माण में उनकी एक अहम भूमिका रही है, लोकतंत्र में उनकी अहम भूमिका रही है, सामाजिक जो न्याय था, जो वंचित जो समाज में थे उनको ऊपर लाने में उनकी भूमिका रही है। इसको आज कैसे लोग उनके प्रवर्तक या उनके चाहने वाले करते हैं? उनके जो शिष्य लोग हैं वो उनके बारे में बात करें तो बेहतर होगा। लोहिया के बारे में अगर आप लोहिया को सर्टिफिकेट देंगे कि लोहिया क्या करते थे तो मुझे नहीं लगता ये उचित है। उनके जो शिष्य लोग हैं, फॉलोअर लोग हैं, आज जो राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं ने मूर्ति को धोया, तो इस तरह की घटनाएं देश में पहले भी हो चुकी है। बाबू जगजीवन राम भी गए थे, हमारे देश के सीनियर राजनेता थे, मंत्री थे भारत सरकार में। इनके जाने के बाद भी मंदिर हंगामा होता है। थोड़ा पॉलिटिकल लोग फुटेज लेने के लिए कार्यकर्ता जो हैं वो इस तरह का घटनाक्रम कर देते हैं। और इस घटना का आज लालू जी ने भी, शरद यादव ने, नीतीश कुमार जी का भी मैंने सुना है बयान आज दिन में। इन सभी नेताओं ने, लोहियावादी सभी नेताओं ने, हमारे कांग्रेस के बिहार प्रदेश के अध्यक्ष अशोक चौधरी ने, इन सब लोगों ने आज विरोध किया है। और ये निंदनीय घटना है, बिल्कुल निंदनीय। भारत के राजनीति में इस तरह की चीजों का कोई जगह स्थान नहीं है। ठीक है, लेकिन आप एक बात मानते हैं कि आपके यहां निंदा तो सभी लोग कर देते हैं, वो बात अलग है, लेकिन जो टेलीविजन पे देखा गया उससे बिहार की राजनीति में यह मैसेज नहीं गया कि आज भी कास्ट की दबंगाई इतनी है कि एक दलित को, वो लोहिया की मूर्ति थी, वो किसी भगवान की मूर्ति नहीं थी जिसपे विरोध हो सकता था। और आरजेडी में यादवों का बहुचर्च है, उन लोगों का क्या लेना देना था लोहिया से? लोहिया तो बन जाते। ये जो मूर्ति धोई गई है और मूर्ति पे जो माला डाली गई है, इसका भारत के और खासतौर से बिहार की आने वाले इलेक्शन के ऊपर असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? नहीं, असर नहीं। देखिए, स्थानीय स्तर पर लोगों की सोच ये होगी कि जनता दल परिवार के विलय की प्रक्रिया चल रही है। शायद उन लोगों ने, मुख्यमंत्री ने, आज बिहार के मुख्यमंत्री ने भी कहा है कि मैं इस महीने के अंत होने के पहले पहले महाविलय हो जाएगा, विलय होगा जी। अब जीतन राम मांझी जी के साथ महाचंदर हैं, नरेंद्र सिंह भी कांग्रेसी परिवार से आते हैं। शुरू में भी कांग्रेस में ही ज्वाइन किए थे। हाँ, कांग्रेस पहली बार विधायक कांग्रेस के ही बने थे। इनके पिताजी श्री किशन सिंह भी कांग्रेस के विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं। तो ये मांझी के साथ जो लोग हैं उनमें ज्यादातर लोग कांग्रेस के लोग हैं, कांग्रेस से गए हुए लोग हैं जी, कांग्रेस छोड़े हुए लोग हैं। तो यह हो सकता है कि स्थानीय स्तर पर राजनीति में विरोध, वहां पे चूंकि शुरू में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी थी, तो आरजेडी के स्थानीय कार्यकर्ताओं को लगता होगा कि इन कांग्रेसियों से, पूर्व कांग्रेसियों से हमको खतरा हो सकता है, इसलिए अभी वो लोग इस एक्ट को किए हों। लेकिन राजनीति में ये मूर्ति धोने और माला पहनाने न पहनाने से कोई असर इसका विशेष कांग्रेस के इशारे पे कर रहे हैं मांझी? नहीं। क्या आप लोग ऐसा गठबंधन करेंगे? क्या गठबंधन नहीं, गठबंधन का निर्णय अभी कांग्रेस पार्टी ने बिहार में किसी के साथ नहीं लिया है। अभी पहले जनता दल अपने आपस में वो लोग एक जगह हो, फिर गठबंधन में लड़ा जाएगा या अलग चुनाव लड़ा जाएगा, ये बाद की बात है। उसके बाद ये निर्णय लिया। मेरा सवाल आपसे अगला ये है कि लंबा समय हो गया,
जब चुनाव नहीं होते हैं तब बात होती है विकास की, डेवलपमेंट की और इन तमाम मजहब जाति से ऊपर उठ करके मतदान करने की। मैं जब बिहार पे मेरा सवाल ये कितना लंबा और समय लगेगा कि जब ये सवाल कितना आपको क्या लगता है कि जात की जो सियासत है वो सिर्फ बिहार तक सीमित है? पूरे देश में ये बात फैला हुआ है। बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में नहीं, कर्नाटक में है, हमारा डेवलप्ड स्टेट है, महाराष्ट्र में है, ऐसी बात दिल्ली में है, हरियाणा में है, कहां आप जाति के ऊपर उभर पाए हैं? ये तमिलनाडु से लेके और जम्मू कश्मीर तक और गुजरात से लेके आसाम के हर जगह पे आपको है। लेकिन बिहार में क्या अंतर है? बिहार में जो राजनीति है और राजनेता है, दोनों की दुकानें सिर्फ एक पर्टिकुलर कास्ट के लीडरशिप होने के कारण उनकी चलती है। आप आज बिहार में नेता को देखेंगे, अगर बिहार में और भी नेता हुए थे, तमाम नेताओं के आप देखेंगे तो बहुत कम नेता ऐसे हुए जिनको जात से बाहर जोड़ के देखा गया। बहुत कम हुए हैं लोग, ऐसा नहीं कि नेता नहीं हुए हैं। उन्हें एक समूह का नेता और बिहार के नेतृत्व में उन्होंने काफी काम किया है। लेकिन खास करके जब बिहार की राजनीति में केबी सहाय के बाद जातीयता का पदार्पण हुआ है, उसके पहले वहां के देश में रहा है, वो सामाजिक एक स्थिति रही है जिसका। लेकिन बिहार में अंतर क्या है? बिहार में अंतर यह है कि जो कास्ट पॉलिटिक्स है वो कास्ट आइडेंटिटी और कास्ट लीडरशिप, ये तीनों कास्ट आधारित, जाति आधारित है। आप रामविलास पासवान को देखेंगे, उन्होंने कॉज तो वो दलितों की बात करते हैं, पूरे बिहार के प्रगति का भी बात करते हैं, विकास की भी बात करते हैं, लेकिन उनके पार्टी को, उनको अभी भी नीतीश कुमार की जो सियासत थी उसमें पासवान को छोड़ के दलितों में से उनको महादलित बनाया, पासवान को छोड़ दिया गया। तो वो एक कास्ट आइडेंटिटी, जिस तरह से लालू प्रसाद यादव के बारे में लोग हमेशा उनको यादव से जोड़ के देखते हैं, नीतीश कुमार को लोग कुर्मी से जोड़ के देखते हैं, सुशील मोदी को बनिया से जोड़ के देखते हैं, उपेंद्र कुशवाहा को कुशवाहा जाति से जोड़ के देखते हैं। तो ये जो बिहार के जितने भी लीडर्स हैं, आप देखेंगे इनके तमाम लीडर्स, उनका जो कास्ट आइडेंटिटी है वो उनके पार्टी आइडेंटिटी से ज्यादा मजबूत स्ट्रांग है। और यही कारण है कि वहां पे इस तरह के नेता जब मिलते हैं तो कास्ट जातीय समीकरण, जिसको हम कई बार सोशल इंजीनियरिंग कहते हैं, उसको हम कहते हैं कि ये सामाजिक समीकरण और सामाजिक जो उन्होंने एक पद, उसको जोड़ के वो सत्ता में आते हैं। लेकिन उनकी अपनी आइडेंटिटी पॉलिटिक्स जो है उसको नहीं छोड़ते हैं, वो उसको तमाम वो लोग बरकरार रखते हैं, मजबूत रखते हैं, ताकि जरूरत पड़ने पे वो उसको राजनीतिक रूप से, सियासी रूप से उसका इस्तेमाल कर पाए। और ये दिलीप जी की बात से पूर्णतः सहमत तो नहीं हुआ जा सकता है, क्योंकि बिहार की राजनीति में जात पात 1964 के बाद आया है। उसके पहले वहां की राजनीति में जात पात नहीं था। मैं ऐसे चुनाव क्षेत्र को जानता हूं जो यादव डोमिनेटेड कंस्टिट्यूएंसी था, वहां से राजपूत विधायक दबंगई नहीं चलती थी, बूथ कब्जे का कोई कंसेप्ट ही नहीं था, लोग लीडर को वोट देते थे। मैं कह रहा हूं वहां की सियासत का आधार क्या है? वो है जातीयता। वहां पे सियासत का आधार जो है वो जाति आधारित सियासत है। हिंदुस्तान के पूरे किसी राज्य का नाम आप ले लें जहां के राजनीति का आधार जातीयता ना हो। वहां पे कर्नाटक में लिंगायत और क्या क्या वो लोग हैं, हरियाणा में आप जाट और बाकी लोग बिश्नोई का राजनीति है। बिल्कुल है रामाधार जी, लेकिन उसमें एक अंतर है, बाकी जगह पे मुद्दे ये लोहियावादी लोग बिहार में जब से पावर में आए हैं तभी से जात पात का कांटा वहां उगा है। ये बात सच है बिल्कुल। 1964 के बाद कर्पूरी ठाकुर का उदय हुआ, बैकवर्ड फॉरवर्ड, दलित, हरिजन, ये सारे शब्द उसके बाद आए हैं, कर्पूरी ठाकुर जी के आने के बाद। उसके पहले इन सब बातों की चर्चा ही नहीं होती। मैं बताता हूं आपको कि कांग्रेस पार्टी वहां ब्राह्मण, दलित और मुस्लिम, ये सियासत तीन चीजों की। अनुग्रह नारायण सिंह ठाकुरों के नेता राजपूत थे, वो उप मुख्यमंत्री थे बिहार के। अनुग्रह नारायण सिंह, रामलखन सिंह यादव यादवों के नेता थे। नहीं, आप अनुग्रह नारायण सिंह वो एक स्वतंत्रता सेनानी थे। अब लीजिए, डॉक्टर श्री किशन सिन्हा और अनुग्रह नारायण सिंह जाति से ऊपर हो गए। नहीं, आप उनको सियासत में ये कर्पूरी ठाकुर के पदार्पण के बाद जात पात बिहार में फैला है, और आज भी वो चीज अपनी जड़ें इतनी गहरी जमा चुका है कि आज हम लोग जात पात के ऊपर नहीं उठ पाते। ये मैं जो अजगर शब्द का प्रयोग किया, अजगर, ये उसी अजगर के बाकी आगे जाके वंशज लोग हैं। विषय से हम लोग भटक रहे हैं। दिलीप जी, मेरा सवाल आपसे एक छोटा सा ये है,
उसके बाद मैं पुष्पेंद्र से भी ये सवाल करूंगा कि अभी की जो राजनीतिक स्थिति है, जो जनता परिवार का अभी की राजनीतिक यही है, माला उतारना, माला चढ़ाना, मूर्ति धोना, इसके पीछे एक सियासी मंशा है। मेरा सवाल ये है कि अभी जनता परिवार का जो विलय हो रहा है ऐसे, और इधर बीजेपी भी कोशिश कर रही है कुछ गठबंधन की, मेरा सवाल ये जनता परिवार का विलय नहीं है। आप देखिए बीजेडी, बीजू जनता दल, वो अलग है, इसमें वो कहीं नहीं है। वो एक बिजू पटनायक जनता पार्टी के एक मजबूत जनाधार वाले नेता हैं, वो वहीं पे है आज, वो नहीं आ रहे हैं इनके साथ। जीतन राम मांझी की क्या भूमिका होगी बिहार के चुनाव, मेरा सवाल ये था। जीतन राम मांझी की कोई भूमिका होगी क्या या होगी, ये इस बात पे निर्भर करेगा कि वहां किस तरह का जातीय समीकरण, चुनाव आते आते बीजेपी के विरोधी, लालू के विरोधी, नीतीश के विरोधी, नीतीश के समर्थक, लालू के समर्थक, ये तमाम आप देखेंगे कि ये तमाम नेता, अभी शुरुआत हुई है, अभी ये शुरुआत है, ये तमाम चीजें शुरुआत है वहां के चुनावी गणित को ध्यान में रखते हुए, ये तमाम शुरुआती चीजें हैं। अभी अक्टूबर नवंबर में चुनाव होने हैं, उससे पहले ये तमाम गणित बैठाने का एक तरीका है। जीतन राम मांझी सहरसा, मधेपुरा, सुपौल, वहां जानते हैं, वहां पे एक खास जाति है, मुसहर जाति, जिसकी संख्या बहुत ज्यादा है, और सुपौल में जो कुछ हुआ है, सुपौल में भी इसकी संख्या ज्यादा है, और इससे वहां पे इस वक्त समाज में जो सियासी, जैसे कहते हैं कि जो आइडेंटिटी महादलित के नाम पे, दलित के नाम पे जो जीतन राम मांझी ने अर्जित की है, उसको मजबूत करना चाहते हैं एक तरफ, और वो ये जो लोग हैं जो उनको अलग करके, चाहे लोहिया विचार मंच के हों, आरजेडी के लोग हैं, उनकी भी मंशा है, वो भी चाहते हैं कि जो मजबूती उनकी है, उनका जो जनाधार है, वो भी मजबूत कैसे रहेगा। तो जो विरोधी है वहां पे सियासत एक दूसरे के सामने जब खड़े होते हैं तो उसको देख के ध्यान में रखते हुए काम कर रहे हैं। वो सारी चीजें नहीं, वहां पे राजनैतिक समीकरण क्या होगा इसी पर निर्भर करेगा। बिहार में सबसे बड़े लोहियावादी नेता थे हमारे वो जगदेव प्रसाद, उनका बेटा एक अलग समरस समाज पार्टी बना के लेके घूम रहा है, इधर और भी लोग हैं। तो राजनीतिक समीकरण क्या बनेगा, कैसा गठबंधन वहां पर चुनाव लड़ेगा, जातिगत समीकरण उसके बाद अपना मतों में निर्णायक साबित होगा। राजनीतिक समीकरण वहां सबसे अहम है आने वाले चुनाव में। साथ ना नहीं, ये अभी कहा नहीं जा सकता है। अभी बीजेपी के साथ तो हम लोग नहीं जाएंगे, अपने अलग लड़ेंगे या जनता परिवार के साथ जाएंगे, यही ऑप्शन हम लोगों के पास है। इनकी जो दुकान थी सियासी, वो तो पहले लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, तमाम लोग लूट चुके हैं। अब ये बचे हुए चीजों को लेकर लालू या नीतीश के साथ जाने का इनके पास कोई विकल्प नहीं है। नहीं, पिछला विधानसभा का चुनाव दिलीप जी हम लोग अकेले लड़े थे। नहीं, आपको पता है उसके बाद क्या हुआ था? जो भी हुआ था वो छोड़ दीजिए, पता है। उसके पहले लोकसभा का भी चुनाव हम लोग अकेले लड़े थे बिहार में। देखिए, वो चीज नहीं है कि हमारी मजबूरी नहीं है कि हम साथ में ही जाएं किसी के। आपकी जरूरत है, मजबूरी नहीं, जरूरी है नहीं, वो चीज नहीं है। चुनाव अब वो उस समय का क्या चीज है, कैसा समझौता होता है, क्या सोचा जाता है, क्या समीकरण बनते हैं, राजनीतिक समीकरण क्या बनते हैं, उसके बाद निर्णय लिया जाएगा। पुष्पेंद्र जी से पूछते हैं, पुष्पेंद्र जी अभी यहाँ से राजनीतिक समीकरण किस तरीके से बदलते आप देख रहे हैं, और खासतौर से जो बात आज हो रही है जीतन राम मांझी की, क्या बड़ी भूमिका उनकी, कितनी बड़ी भूमिका हो सकती है, और वो जनता परिवार के साथ जाएंगे या फिर बीजेपी के साथ? क्योंकि अब दो ही ध्रुव दिखाई दे रहे हैं। अगर कांग्रेस भी जनता परिवार के साथ जाती है तो बीजेपी वर्सेस जनता परिवार की लड़ाई होगी वहां। नहीं, बीजेपी के साथ लोग रहेंगे ना, रामविलास पासवान जी की बिल्कुल, पार्टी रहेगी, या तो और भी लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं। एनडीए वर्सेस जनता परिवार बोलेंगे। इसके दो माने भी हैं। आप ये देखें कि जगन्नाथ मिश्रा जो कांग्रेस पार्टी का बड़ा चेहरा रहे, लंबे समय तक कांग्रेस में रहे, आप ये देखें जीतन राम मांझी के कहीं कहीं वो मुझे मेंटर नजर आते हैं, क्या करना है, कब करना है। जगन्नाथ जी जेल में है। नहीं, वो जेल में होने से कोई राय में कोई, झारखंड के जेल में तो चौटाला जी भी हैं, उनका भी विलय हो रहा है। बट मुझे क्या लगता है कि दो बातें हैं, शायद भारतीय जनता पार्टी की भी इसमें एक ये कोशिश है कि भारतीय जनता पार्टी बिहार में जितने भी दल हैं, जिसकी 2 सीटें हैं, 1 सीट है, 4 सीटें, लालू हो, जेडीयू, इन सबको एक कर देना चाहती है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव लड़ेगी तो उनको यह बड़ा आसान होगा, बीजेपी वर्सेस रेस्ट, और उसमें जो पोलराइजेशन होगा उसमें उसको फायदा होगा। तो ये एक उसकी रणनीति हो सकती है। लेकिन मैं ये मानता हूं कि बिहार में उसी आदमी का कद है जिसके पीछे जाति खड़ी है। बिहार में लालू भले ही जेल से आ गए हो, सजा याफ्ता हो, लेकिन आज भी उनकी जाति का वोट बैंक उनके पीछे खड़ा है, इसलिए राजनीति में उनकी बात हो रही है। इसीलिए दलितों में अगर 20% का महादलित और दलित का ये पूरा का पूरा जो उनका जिसको संख्या है, अगर ये किसी तरीके से अगले कुछ दिनों में उनके पीछे खड़े होते हैं तो वो फिर तय करेंगे कि उन्हें बीजेपी के साथ जाना है या किसके साथ जाना है। दूसरी बात का जो मुझे डर है
जी। वो डर ये है चलिए, कि आप सिंबॉलिक राजनीति के चलते कल वो किसी मंदिर में जाएंगे, फिर मंदिर होगा, इससे सोशल टेंशन चुनाव से पहले बहुत बढ़ेगा। चलिए एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, इसी बात पे जल्द लौट रहे हैं, बने रहिए हमारे साथ। घटना चक्र में ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब बात करेंगे बीजेपी के 35 साल हो गए हैं, उसी के स्थापना दिवस पर आज क्या कुछ कहा गया, इसी मुद्दे पर बातचीत करते हैं। तमाम खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। बीजेपी एट 35 साल की हो गई है। बीजेपी क्या खोया क्या पाया, इस पर बातचीत करने के लिए तमाम खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सुनीत चोपड़ा जी, नेता सीपीएम के, श्याम जाजू जी हैं, नेता भारतीय जनता पार्टी के। हमारे साथ मौजूद हैं रामाधार शर्मा जी, नेता कांग्रेस पार्टी के। अवधेश कुमार जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके। पुष्पेंद्र कुलशेष जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार। और साथ ही साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं दिलीप के सिंह, वरिष्ठ पत्रकार और ग्रुप एडिटर जैन टीवी के। अवधेश जी, आपके साथ शुरुआत करते हैं। कैसे देख रहे हैं बीजेपी के इस सफर को? 35 साल बीजेपी के हो गए और 2014 ये कहा गया विजय वर्ष है। कैसे देख रहे हैं अब तक के सफर को आप? नहीं, देखिए 35 साल में भारतीय जनता पार्टी की यात्रा को मैं नहीं देखता हूं। एक यात्रा 1951 से शुरू हुई थी, जिसमें 1977 से और 1980 तक एक विराम लगा था 5 अप्रैल तक। उसके अलावा तो मैं आरंभिक दिनों से देखता हूं। हमारे आजादी के आंदोलन में ही मूल रूप से कई धाराएं थी, जिनमें 2 धारा प्रमुख थी और कांग्रेस के अंदर ही थी, जो एक मानती थी कि भारत जो है एक सांस्कृतिक राष्ट्र है और इसके आजादी के बाद इसको आध्यात्मिक राष्ट्र में बन करके और दुनिया को दिशा देनी है, जिसमें महात्मा गांधी, विवेकानंद, महर्षि अरविंद वो सारे थे और कांग्रेस में भी वो लोग थे। लेकिन आजादी के बाद जो धारा देश ने पकड़ी, उसके बाद जो एक असंतोष कायम हुआ, उसमें से जनसंघ का उदय हुआ था कि भारत उन विचारों की ओर जा रहा है जिनका हमने आजादी के आंदोलन के दौरान दरअसल विरोध किया था। तो उसमें से जनसंघ निकली थी और जनसंघ आप जानते हैं कि 1952 में के चुनाव में केवल 3 सीटें आई थी। तो वहां से लेकर के अगर आप आज की यात्रा को देखते हैं तो राजनीतिक दल के रूप में उसकी निजी अपनी सफलताओं के रूप में भारतीय जनता पार्टी इस देश की आज की हालत में सभी पार्टियों से ज्यादा सफल पार्टी मानी जा सकती है संसदीय राजनीति में। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का प्रश्न है, तो आप ये भी आपको पता ही है कि वो भी जो विभाजन हुआ 1980 में, वो भी विचारधारा के आधार पर विभाजन था, क्योंकि जनता पार्टी के काम करने के समय दोहरी सदस्यता का प्रश्न उठाया जो समाजवादी खेमे के लोग थे और उसके आधार पर जो है पार्टी में विभाजन हुआ। अन्यथा इस पार्टी का विलय जनता पार्टी में कांग्रेस संगठन, लोक दल और समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर कर लिया गया था और शायद सरकार चलती तो आज भारतीय जनता पार्टी नहीं होती। लेकिन सरकार गिरने के कारण जो है वो स्थिति बनी और भाजपा बनी, अटल जी उसके अध्यक्ष बने थे। लेकिन वो 1980 से लेकर के और 2015 तक की जो इसकी यात्रा है उसमें अनेक उतार चढ़ाव आए हैं। आरंभ में वैचारिक परिवर्तन भी हुए, शुरू की जो पंच निष्ठाएं थी उनमें परिवर्तन हुआ है। जो पहला सम्मेलन इसका हुआ था, जो आज तुगलक कौन सा स्टेडियम बोलते हैं, पहला सम्मेलन हुआ था जिसमें कि अटल जी ने गांधीवादी समाजवाद और लाया था। उसके बाद लोगों ने उसमें फिर से विरोध करके और फिर उसमें एकात्म मानववाद, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद सब डलाया। तो उस समय से एक क्रम इस यात्रा की रही है और भाजपा का जो भारतीय राजनीति में जो सबसे बड़ा योगदान मैं मानता हूं वो 90 के दशक में है, जो कांग्रेस बनाम बाकी राजनीति को भारतीय जनता पार्टी बनाम बाकी दलों में जो ध्रुवीकृत किया, ये इसकी एक बड़ी सफलता थी। ये बात अलग है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार में अपनी गलतियों के कारण, नेतृत्व के कुछ भूलों के कारण उस ध्रुवीकरण को उस मुकाम तक नहीं पहुंचा सकी जहां तक उसकी जाने की संभावना बनी हुई थी। चोपड़ा साहब, बीजेपी के इस सफर को आप कैसे देख रहे हैं? कितने कम समय में इतनी बड़ी पार्टी, देश की सबसे बड़ी पार्टी, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी। इसमें तो बहुत साधारण बात है जी।
ये बिल्कुल कॉर्पोरेट इंडिया के रास्ते जनता तो जुड़ी ना उनके साथ, जनता तो जुड़ी। और ये जो आपका जनाधार किसका? तथाकथित मेंबरशिप है, ये मेंबरशिप क्या है? 2 दिन पहले अभी मेरा एक दोस्त है जो सीपीआईएम के केंद्रीय कमेटी मेंबर है, जनार्दन पति को बीजेपी का मेंबर बना दिया। 2/3 उसने कहा मैं बनना नहीं चाहता और उसके बावजूद वो कैसे अकेले दम पर सरकार, मैं आपको बता दूं कि ये कॉर्पोरेट मेंबरशिप जो है ये उसी तरह की है शेयर होल्डर्स। जब पैसा बन रहा है लगे रहेंगे, आपकी अपनी मेंबरशिप भाग जाएंगे दिल्ली की मेंबरशिप के लिए लोकसभा राज्यसभा में बड़ी हार जो हुई है। अरे आप अपनी मेंबरशिप बताएंगे कि नहीं बताएंगे? हार बार छोड़िए, आप कहाँ हैं? आप अपनी मेंबरशिप बताइए। आपकी मेंबरशिप जेएनयू में रह गई है, त्रिपुरा में रह गई है, जेएनयू से कहाँ रह गई है आपकी मेंबरशिप? मुझे मेंबरशिप बताइए। देश भर में है, लेकिन हम झूठे मेंबर नहीं बनाते। आप झूठे सवाल छोटा था, ये कॉर्पोरेट आप 35 साल सुनील चोपड़ा जी, सवाल बहुत छोटा सा साधारण सवाल है कि 35 साल भाजपा का आप कैसे देखते हैं भारतीय राजनीतिक में? आज राजनीति में भारतीय जनता पार्टी आज केंद्र में सत्ता में है, क्या हो गया? दिल्ली हार गई। 282 सीटों से आप पार्टी के रूप में यात्रा के 282 सीट 31% वोट, 70% तो इनके खिलाफ है। लेकिन आपकी 10 सीटें और 90% वोट आपके साथ। अरे आप लंबी चौड़ी बात मत करो, मैंने सुनना भी नहीं है। आप पता नहीं क्या जो लोग झूठे मेंबर बना रहे हैं, अभी भी सवाल का जवाब नहीं दे रहे। पूछ लीजिए चोपड़ा साहब, आपकी समस्या ये, कोई सवाल पूछो, आप कहोगे हमें यही कहना है। चोपड़ा साहब सवाल का जवाब आप नहीं देते। चलिए ठीक है, मैंने सवाल का जवाब दे दिया है। ये आपने गलतफहमी रखी है। इलेक्शन जीती वोट से और दिल्ली हारी उसके बाद कांग्रेस और 2 बार। देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी को दुनिया की सबसे बड़ी मिस कॉल पार्टी बनने के उपलक्ष्य में मैं बधाई देता हूं। भाजपा के सभी सदस्यों को स्थापना दिवस समारोह मनाया इन लोगों ने। जन्मदिन समारोह मनाने का रिवाज है हमारे यहाँ। हम लोग गांधी जयंती मनाते हैं, पार्टियों का स्थापना दिवस मनाते हैं, भाजपा मनाई, और ये बधाई तो बनता है, मिस कॉल ही सही, बट दुनिया की सबसे बड़ी 35 साल में जो उपलब्धि हासिल की। निश्चित रूप से 35 वर्षों में अगर भारतीय जनता पार्टी अपने बल पे बहुमत पाई है तो यह उपलब्धि है। इसके अलावा भाजपा की कुछ और उपलब्धियां रही हैं, इनके पूर्ववर्तियों की भी कुछ उपलब्धियां रही हैं। जैसे 1951 में जब जनसंघ बना, जनसंघ बनने के पहले जब विशेष राज्य का दर्जा और धारा 370 लागू करने की कैबिनेट की जो बैठक हुई थी, उस बैठक में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी उपस्थित थे और उन्होंने धारा 370 और विशेष राज्य के दर्जे का समर्थन किया था। इसके लिए भी भाजपा बधाई की पात्र है कि इनके संस्थापक ने इन विषयों का समर्थन किया था। 1980 में जनसंघ की स्थापना हुई, उसके बाद एक पूर्णकालिक सरकार बना, भारतीय जनता, अच्छा, उसके पहले जनसंघ के इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष थे बलराज मधोक जी। मुझे याद है, मैं उन दिनों स्कूल में पढ़ता था, ये हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा मतों से जीतने वाले सांसद बने थे। यह भी एक उपलब्धि रही है भारतीय जनता पार्टी की। बाद में भले ही जनसंघ वालों ने उनको निकाल बाहर कर दिया, जनसंघ के दरवाजे से उनको बाहर का दरवाजा दिखा दिया, जो भाजपा की प्रवृत्ति रही है। उसके बाद 1980 के बाद जब भारतीय जनता पार्टी बनी तो एक पूर्णकालिक सरकार और 2 बार अंशकालिक सरकारें भी इनकी बनी, वो भी उपलब्धियां रही। आज स्थापना दिवस समारोह में संस्थापक को नहीं बुलाया, यह भी इनकी उपलब्धि रही। ये सारी बहुत सारी उपलब्धियां रही हैं। ले दे के मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ का सफर भारत के राजनीति में एक अपनी अमिट छाप छोड़ गया। चले, मैं श्याम जाजू जी से पूछूं, उससे पहले जरा बाकी जो हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं उनसे भी राय लेते हैं। पहले दिलीप जी, आपसे जानना चाहेंगे जो अब तक का कार्यकाल रहा है। मैं चाहूंगा श्याम जी के पास ही आप जाएं, बेहतर होगा। चले ठीक है, पहले श्याम जी से ही पूछे। श्याम जी, आपसे जानना चाहेंगे सबसे सफल, मतलब इस आधार पर नहीं कि इस समय आपकी अकेले दम पर सरकार है, सबसे सफल आप किसको मानते हैं जो अध्यक्ष रहा हो? अटल बिहारी वाजपेयी ने शुरुआत की थी 1980 में, पहले अध्यक्ष रहे। इस दौरान मुरली मनोहर जोशी रहे, कुशाभाऊ ठाकरे रहे, लालकृष्ण आडवाणी सबसे ज्यादा 3 बार अध्यक्ष रहे आपके। जन कृष्णमूर्ति का 1 साल का कार्यकाल, वेंकैया नायडू, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, अमित शाह मौजूदा। इनमें से अगर क्या कुछ सबकी उपलब्धि रही और बता सके सबसे बड़ी उपलब्धि किसकी रही? भारतीय जनता पार्टी का 35 साल का इतिहास ये रोमांचक और संघर्षशील इतिहास है।
इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स के हिसाब से अगर पूछा तो एक टाइम 2 पर सिमटी हुई ये पार्टी आज 282 सीटें लेकर है। आज देश में सबसे ज्यादा विधायक हमारे हैं। एक बार उत्तर की पार्टी मानी जाने वाली ये पार्टी आज कन्याकुमारी का सांसद हमारा है, लेह लद्दाख से आने वाला कश्मीर का सांसद हमारा है, अरुणाचल का सांसद हमारा है, कच्छ का सांसद हमारा है। देश में केंद्र की पकड़कर 13 राज्यों में हम सरकार चला रहे हैं। अटल जी की 6 साल की सरकार, जो 24 पार्टियों को लेकर एक गठबंधन की सरकार कैसे चलाई जाती है, इसकी एक अच्छी मिसाल भारतीय जनता पार्टी ने पेश की है। और आज अगर देखेंगे तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो एक वैश्विक डायनेमिक इस प्रकार की लीडरशिप एस्टैब्लिश हुई है, मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो सैद्धांतिक इतिहास है, जो कार्यकर्ताओं की ऑर्गेनाइजेशन है, जो केडर ऑर्गेनाइजेशन है, इन ऑर्गेनाइजेशन ने संगठन के स्तर पर भी और इलेक्टोरल स्तर पर भी यह साबित कर दिया कि इस देश के विकास का अगर रास्ता कोई दे सकती है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। बहुत सी मिसालें हमने पेश की है और नरेंद्र मोदी जी ने तो आने के बाद इस प्रकार के काम करके दिखाए हैं कि लोगों को ऐसा लगता है कि 50-60 साल जिस पार्टी के छाया में ये देश था उससे बाहर निकालकर जिस प्रगति की रफ्तार पर भारतीय जनता पार्टी लेकर जा रही है, निश्चित रूप से यह सराहनीय कदम है। और आज सबसे बड़ी बात, भाई मिस कॉल पार्टी बोल रहे हैं हमारे कांग्रेस के सहयोगी, इनको किसने रोका है मिस कॉल पार्टी बनाने के लिए? बनाओ, आप 15 करोड़ बना लो, पर आपके नेता छुट्टियां मना रहे हैं, उनको इस देश के विषयों से कोई लेना देना नहीं है और कम्युनिस्ट पार्टियों का तो कहीं हिसाब किताब भी बचा नहीं है। तो इसलिए जो पार्टियां खत्म हो चुकी और आरोप प्रत्यारोपों से कोई पार्टियां चल सकती है जो अपने अपने राज्यों से भी बाहर हो गई, डे बाय डे भारतीय जनता पार्टी सर्वदेशिक पार्टी, सर्वस्पर्शी पार्टी, सबका साथ सबका विकास लेकर जिस रफ्तार से आगे जा रही है, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अभिनंदन की पात्र है। सफलता का श्रेय सबसे ज्यादा किसको देंगे आप? जो तमाम अध्यक्ष बने हैं 80 से लेकर अब तक, सबसे बड़ा योगदान किसका? सबसे बड़ी भारतीय जनता पार्टी का कोई एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता है। ये केडर पार्टी है। केडर पार्टी के रूप में जिस प्रकार से पार्टी आगे जा रही है, आज निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी जी का जो आकर्षण है, अमित शाह जी के नेतृत्व में हम जो 2 करोड़ तक मेंबरशिप थी, मशीन कभी झूठ नहीं बोल सकता, हमारे सहयोगी कुछ भी बोले, टेक्नोलॉजी कभी गलत नहीं हो सकती। ग्रीनिच रिकॉर्ड में चाइना के कम्युनिस्ट पार्टी को भी क्रॉस कर आज भारतीय जनता पार्टी एस्टेब्लिश हुई है। देहातों से है, ट्राइबल से है, एससी से है, महिला से है, सभी वर्गों से सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व करने वाली पार्टी एक रात में तैयार नहीं होती। बहुत से कार्यकर्ताओं का परिश्रम और त्याग, समर्पण और तपस्या और सैद्धांतिक भूमिका, नेताओं का नेतृत्व, ये सब बातों का मिला जुला का असर यह है कि आज पार्टी आगे बढ़ रही है और देश विकास की रफ्तार से आगे जा रहा है। पर ये जो मिस्ड कॉल्स हैं, इसका क्या किया जाए? हमारे केंद्रीय कमेटी मेंबर को बीजेपी का मेंबर बना बैठे, उस बेचारे को अखबार में कहना पड़ा ये झूठ है। अब वो तो एक आदमी वेल नोन आदमी है, कितने बेचारे घरेलू लोग हैं जो ऐसे मेंबर बना रहे हैं। इस पर चोपड़ा साहब चर्चा करेंगे, अलग अलग मुद्दे पर, अलग अलग। इनके वो नेता बीजेपी में नहीं जाना चाह रहे थे। नहीं, सवाल है कि ये बाहर उठा रहे हैं और इनका तो आधा से ज्यादा इनकी पार्टी बीजेपी में समाहित हो गई पश्चिम बंगाल में। अगर इसी तरह हुई है तो सब झूठ है। ठीक, पुष्पेंद्र जी, मैं आपसे दो सवाल, वो भी उसी में जाना चाह रहे थे, आप लोगों ने पकड़ लिया, अखबार में नाम आ गया, इसलिए सबसे बड़ा श्रेय बीजेपी में। दूसरा, जिस विचारधारा के साथ पार्टी बनी थी, क्या इन 35 सालों में उस विचारधारा पर है या आपको कहीं पर कोई भटकाव दिखाई देता है? देखिए, मैं समझता हूं कश्मीर की सरकार ही पहला भटकाव है। नहीं, आप भटक के कहां चले गए? सवाल मेरा पुष्पेंद्र जी से था, मैं आपसे सवाल मैं ये कह रहा हूं कि कोई भी पार्टी की शुरुआत जो है वो इस तरह से नहीं होती है कि उसमें कोई चीज पहले रख दी गई वही आखिर में होगी। समय के हिसाब से चीजें बदलती रहती हैं। भारतीय जनता पार्टी 1980 में एक भी सीट नहीं थी जिस वक्त बनी, और 84 में इंदिरा गांधी का अगर कत्ल न होता तो कांग्रेस 80 के चुनाव में सीटें थी भारतीय जनता पार्टी के बाद। मैं कह रहा हूं जिस वक्त भारतीय जनता पार्टी बनी है उस वक्त की बात कर रहा हूं। उस वक्त भी तो डिफेक्शन हुआ, तो के बराबर एक से एमपी थे उनके। मैं अपनी बात प्रूफ को चाह कर रहा हूं। 1984 में 2 सीटों से चलने के बाद आप ये कह सकते हैं कि फिर 1980 में हमको लगता है 79 के 84 में 2 आई, 79 में 85 थी, 91 में 120 थी, 96 में 161 थी, फिर 1998 में 182 थी, फिर 99 में 182 थी, फिर 2004 और 2009 में
138 से गिर के ये 116 पे आई और 2014 के अंदर जो सीटें हैं आपके सामने हैं। देखिए, किसी भी पार्टी का सफर, और आइडियोलॉजिकल पार्टी हो, एक तो पार्टी ये होती है कि आपको जिस तरीके से कम्युनिस्ट पार्टी है, जिस तरीके से ये जो जितनी भी आप ये जनता दल, समाजवादी पार्टी और जेडीयू जितने भी हैं दल, इनको इकट्ठा करके आप एक गाड़ी बना लेते हैं, फिर उसे धक्का देके चलाते हैं, फिर वो अगले मोड़ पे गिर जाती है, फिर कुछ पैडल वैडल लगा करके फिर खड़ा कर लेते हैं। लेकिन आइडियोलॉजिकल पार्टी के लिए अपनी आइडियोलॉजी से कंप्रोमाइज करे बगैर एक इतना लंबा सफर, और इस मुल्क के अंदर जो लोगों की आइडियोलॉजी नहीं है उनकी एक ही आइडियोलॉजी है कि बीजेपी, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, हर जो बात नेशनलिज्म को हो उसको एंटी मुसलमान, एंटी इंडिया खड़ी करके हंगामा करो। ऐसे में यह पार्टी अगर निकल के यहां तक आई है तो आपको ध्यान होगा कि अडवाणी जी जब रथ लेके चले थे और एक पूरा सांस्कृतिक मूवमेंट चला और उसके बाद ये 182 तक पहुंची, और आज मैं ये मानता हूं कि अगर इनके 35 साल के इतिहास में देखें तो तमाम सारे इनके लीडर आए होंगे, लेकिन मैं पार्टी को जिस तरीके से बल मिला है, लोगों तक पहुंचाया है, लोगों तक अपनी बात कह पाए हैं, उसमें एक मैं अडवाणी को देखता हूं और एक नरेंद्र मोदी को देखता हूं कि आज की भारतीय जनता पार्टी जो है उसने बहुत सारी पुरानी चीजों को छोड़ा है, उसने बहुत सारी चीजों को कंप्रोमाइज इसलिए नहीं किया है, उसने उस वजह से कंप्रोमाइज किया है कि इस मुल्क में जो लोग सत्ता में थे उन्होंने हालात ऐसे पैदा कर दिए हैं कि वो जाटों के लिए रिजर्वेशन करके चले गए, अब कोर्ट ने गिरा दिया है, अब अगर बीजेपी नहीं देगी तो इनका वोट बैंक खाली होगा, लिहाजा तुम्हें देना है। इस तरीके की सिचुएशन में भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। या तो आप अपनी आइडियोलॉजी को छोड़ दें, जैसे सबने छोड़ दिया है कि आपने आइडियोलॉजी को छोड़ दिया, यूपीए में सरकार बनाई, आपने सत्ता का मजा लिया और जब यूपीए से निकल के बाहर आ गए तो कपड़े पहन के खड़े हो गए कि हम लाल झंडा है, हमारा मजदूर है। तो यह भी एक तरीके की राजनीति है। जो आइडियोलॉजी की राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है वो इस देश में करना मुश्किल है, लेकिन उस सब के बावजूद भी अपनी बात को निचले स्तर तक पहुंचा देना, उन लोगों तक पहुंचा देना जो भ्रम के शिकार हैं, जो पिछले 50-60 साल के अंदर इस देश के अंदर एक अलग किस्म की सोच से हैं। और जहां तक अभी राम अवतार जी जो कह रहे थे, ये मुझे कहना नहीं चाहिए लेकिन इसलिए मैं कह रहा हूं, इन्होंने कहा कि साहब भारतीय जनता पार्टी ने अपने बुजुर्ग लोगों के साथ क्या किया। अडवाणी बुजुर्ग हैं, मंच पे बैठे थे, मुरली मनोहर जोशी बुजुर्ग हैं, मंच के नीचे बैठे हुए थे, लेकिन इनसे पूछना चाहता हूं कि इनके बहुत बड़े कद्दावर नेता सीताराम केसरी को 24 अकबर रोड से कुर्सी समेत बाहर फेंक दिया। नरसिम्हा राव जो इनका 5 साल तक प्रधानमंत्री रहा, उसकी लाश को 24 अकबर रोड में नहीं घुसने दिया। ये भी बताएं कि अपने नेताओं के साथ ये क्या करते रहे। लिहाजा ये न कहे कि भारतीय जनता पार्टी ने मिस कॉल पार्टी, अरे आपका तो नेता ही मिसिंग है इस वक्त, आप मिस कॉल पार्टी की बात करें। अडवाणी जी की बोलती क्यों बंद की गई? अरे आप पूछे कि आपके यहाँ किस किस की बोलती बंद है? प्रकाश कारक की बोलती क्यों बंद है? क्यों की गई? अरे आपकी बोलती तो जनता ने बंद कर दिया, आप इसकी कांग्रेस की बातों पे बहस हम लोग कांग्रेस के स्थापना दिवस समारोह पे कर लेंगे, अगले कार्यक्रम में कर लेंगे। दिलीप जी, मेरा भी आपसे भी यही सवाल है, इन 35 सालों के दौरान क्या उपलब्धियां आपको लगती हैं और क्या कुछ आपको लगता है कंप्रोमाइजेस हुए हैं? बहुत लोग अब सवाल उठा रहे हैं इस बात को लेकर के, 370 को लेकर के, जम्मू कश्मीर के अंदर सरकार बनाने को लेकर के। आप कैसे इस सफर को देखते हैं? मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी जिस विचारधारा से, जिस विचार को लेके आगे बढ़ी थी, उसमें एक संगठन जिसे हम संघ परिवार कहते हैं, उनका वैचारिक दृष्टिकोण, उसको सियासी तौर से आगे बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। उस विचारधारा से कुछ लोग सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं, उनकी उस पर टीका टिप्पणी हो सकती है, उनके अपने रिजर्वेशन हो सकते हैं, लेकिन उसको पुरजोर तरीके से सियासत में आगे लेके बढ़ने वाली पार्टी को एक वैचारिक रूप से पूरे देश में, जिसे हम आरएसएस कहते हैं या उसके संघ परिवार कहते हैं, उनका सहयोग मिला। और लेकिन उस सहयोग को तमाम इस 35 सालों में चाहे कोई भी नेता रहे हो, खास करके हम कहते हैं कि एक युग था जब अटल और आडवाणी का युग था, उस बीच में तमाम चीजें, अटल जी एक ऐसे चेहरा थे जो अपने राजनीतिक विरोधी को भी ये मौका नहीं देते थे कि उनके ऊपर व्यक्तिगत कोई हमला करे। नहीं, इन दोनों लीडर के बीच में अगर मतभेद रहे भी होंगे तो वो कभी सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आए। मतभेद आते भी रहे हैं। सवाल है कि जहां लोकतंत्र होगा वहां मतभेद हो सकता है, लेकिन मतभेद के कारण मनभेद नहीं था वहां पे। मतभेद के कारण पार्टी नहीं रुकी, पार्टी बढ़ती चली गई। और उस विचार से लेके अगर आप देखिए, जहां भी भटकाव हुआ विचार में, जहां भी संघ परिवार पीछे हटी, वहां बीजेपी को चाहे वो 161 से 182 से 116 तक पहुंचना पड़े, तो वो भटकाव जब भी देखने को मिला जब पार्टी के अंदर वो वैचारिक कमी या संगठन या उस संघ परिवार को लगा कि पार्टी उतना कमिटमेंट, जिस कमिटमेंट से संघ परिवार या उसके विचारों को बढ़ाने की जो बात थी, जहां पे वो खामी दिखी तो वहां पे कमी आई। लेकिन
उसको अगर आप हम 14 के आज के 35 साल के बाद देखें तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी की जो सबसे बड़ी उपलब्धि है उन विचारों के बाहर जाके जो सामाजिक एक अपना जो एक आधार था, जनाधार, समाज के उन वर्गों तक अपने मैसेज को ले जाना जिसको माना जाता था कि एक विशेष वर्ग तक, कुछ ही लोगों तक वो विचार सीमित है। मुझे लगता है विचारधारा के परिणाम पे भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार खास करके जो संगठन है उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि है कि समाज के उन वर्गों में जिनको भारतीय जनता पार्टी से जोड़ के कोई देखता नहीं था, भारतीय जनता पार्टी सफलतापूर्वक, चाहे वो दलित हो चाहे पिछड़े हो, उसमें जाके उन्होंने अपना आधार बनाया, बढ़ाया और मजबूत किया। मुझे लगता है कि ये सबसे सफल राजनीतिक भाजपा चले समय समाप्त हो गया। विफलता की बात कहां? मैं आ रहा हूं 35 सालों में 3 बार सरकार बनी है, ये तो पूरे सारे है। बीजेपी को क्या कहते हैं, विफलता बताएंगे। पूरी बात सुन ले। इसमें जो विफलता ये रही कि ये करने में सफल हुए हैं, लेकिन जो एक पॉजिटिव आउटलुक के साथ नहीं, उसमें प्रॉब्लम, खामियां कहां हैं? ये जो तमाम चीजें हुई हैं वो लालू प्रसाद यादव, कांग्रेस पार्टी, मुलायम सिंह यादव, जयललिता, नायडू, जितने थे भारत में, वो पार्टियां जो चाहे क्षेत्रीय हो चाहे राष्ट्रीय हो, उन्होंने अपना जब जनाधार खोया तो ये पॉजिटिव बीजेपी के पक्ष में नहीं था। लेकिन जो निराशा, जो उदास, जो लोग निराश हो गए थे इन पार्टियों से, ये जो जिनका क्रेडिबिलिटी जिनकी समाप्त हो गई थी, उनके वहां से वो कहीं ना कहीं उनको एक आशा के रूप में उनको देखा है। अब चुनौती है बीजेपी के सामने, जो जनाधार इन्होंने बढ़ाया है, सामाजिक जनाधार, उसको अपने वैचारिक जो इनके दृष्टिकोण है उसमें कैसे समाहित करके आगे बढ़ाते हैं। मुझे लगता है, मैं खामियों में, बहुत सारी खामियां हो सकती है लोकतंत्र में, भारत जैसे डाइवर्स लोकतंत्र में इतना जिस तरह की डाइवर्सिटी है, वहां पे भारतीय जनता पार्टी सामाजिक रूप से अपने राजनीतिक सोच को कैसे उस प्रभावित करती है और लगातार इसको बढ़ाने में, ये मिस्ड कॉल है नहीं मिस्ड कॉल है, कितने नंबर्स है, ये इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ जो कमिटमेंट आइडियोलॉजी के प्रति है, जो नेतृत्व के प्रति है, वो कितना मजबूत रहता है। चलिए, ये अभी तो सत्ता में आई है पूर्ण रूप से, तो सत्ता की जो अपनी जो चरित्र होता है, उस सत्ता के चरित्र के कारण इनके ऊपर कितना कुप्रभाव होता है। जो कांग्रेस 100 साल में, 60 साल में जो हालत कांग्रेस पार्टी की हुई है, वो यहां से शुरुआत होती है। अब ये देश की, दुनिया की नंबर 1 पार्टी बन जाए, देश की सबसे बड़ी पार्टी बन जाए, केंद्र में सरकार चलाने के बाद सत्ता के साथ भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा कितना ज्यादा प्रभावित होता है, ये देखने की बात। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। सुनील चोपड़ा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, श्याम जी आपका भी, रामाधार जी आपका भी, अवधेश जी आपका भी, पुष्पेंद्र जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और दिलीप जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। फिलहाल घटना चक्र को यही समेटते हैं। सवाल अभी भी यही है कि बड़ा जनाधार मिला है, अब उस जनाधार के विश्वास पर कितनी बेहतर उतरती है ये सरकार, ये देखने वाली बात होगी। घटना चक्र में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए जैन टीवी। नमस्कार।